औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजी है और जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क वुमेन डिप्टी 10th। इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि कौन सी वुमेन है जो कि रिस्क पर हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं तो प्रेगनेंसी के अंदर, वो चीज़ें हम देखेंगे। क्या लिखा है जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क वुमेन। अब हम देखेंगे कि किन किन वुमेन को थोड़ा खतरा है। प्रेगनेंसी एक डायनामिक स्टेट है दैट नीड्स कंटिन्यूस सुपरविजन एंड एडजस्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्लान्स। ये एक डायनामिक है, ये स्टैटिक नहीं है, बल्कि इसके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। वुमेन के अंदर, फीमेल के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, तो ये डायनामिक स्टेट है। इसकी सुपरविजन की बहुत ज़रूरत है। आपने चेकअप कराना होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, एंड एडजस्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्लान्स, और कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, मैनेजमेंट प्लान्स की थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाए, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स हो जाए, तो इज़ असेंशियल, वो बहुत ज़रूरी है एंड विल पुट वुमेन एंड फीटस आउट ऑफ द रिस्क। शुरू में ही आइडेंटिफाई कर लोगे, शुरू में ही रिस्क फैक्टर्स को मैनेज कर लोगे, तो वो वुमेन को, फीटस को रिस्क से बाहर निकाल लेगा। तो अब आ जाते हैं कॉजेज़ फॉर द हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी। कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं जो कि रिस्क काज कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो नंबर 1 उसने हमें बताया है कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ द प्रेगनेंसी के, प्रेगनेंसी के अंदर कोई फीमेल है उसको हाइपरटेंशन रहती है, उसको हाइपरटेंशन का मसला है, तो वो हम देखेंगे। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लंग्स के अंदर अगर क्लॉट हो गया है, ठीक है, वो एक खतरे की बात हो सकती है। यूट्राइन हैमरेज हो गया है, सेप्सिस हो गया। ये पहली 4 चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं हमने ज़्यादा डिटेल से किया, इसको नहीं उन्होंने डिटेल से किया हुआ, लेकिन बाकी हेडिंग्स को उन्होंने बताया हुआ है। 4 हमने ये देख ली कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ वुमन देख लिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म देख लिया, यूट्राइन हैमरेज देख ली, सेप्सिस इन्फेक्शन देख लिया। अब आ जाता है एडिक्शन। अगर फीमेल्स को कुछ एडिक्शन है तंबाकू वगैरह की, तो उससे क्या हो सकता है जी, अगर तंबाकू का स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, अगर कोई फ़ीमेल, ख़ासतौर पे ये फ़ॉरेन कंट्रीज़ में होता है, इधर इतना ये चीज़ आम नहीं है, लेकिन कोई ख़वातीन, अगर कोई औरत तंबाकू पीती है, ठीक है, तंबाकू यूज़ करती है, तो उससे उसका अबॉर्शन हो सकता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है, फीटल डेथ, बच्चे की डेथ हो सकती है, रिस्पायरेटरी इलनेस, तंबाकू की वजह से सांस में मसला हो सकता है, तंबाकू की वजह से लो बर्थ वेट हो सकता है, बच्चे का वज़न कम हो सकता है, और उसकी वजह से ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है, कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होगी जो कि नहीं होनी चाहिए। रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। तो ये सब चीज़ें हमने जो 5-6 चीज़ें देखी हैं, ये सब चीज़ें किसके अंदर हो रही होती हैं, टोबैको यूज़ की वजह से हो रही होती हैं, कि अबॉर्शन हो सकता है, फीटल डेथ हो सकती है, रिस्पायरेटरी इलनेस हो सकती है, लो बर्थ वेट हो सकता है, और ब्लीडिंग हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ये जो लेक्चर है इसके अंदर एक किस्म का हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादा टर्म्स रटे वाली हैं कि आपने बस इनको याद करना है फॉर द स्टडी पर्पस, ठीक है। ड्रग्स की अगर बात करेंगे, कोई ड्रग लेती है तो इट काज इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जो यूट्रस के अंदर जो ग्रोथ हो रही होती है बच्चे की, वो रिटार्ड हो सकती है। तो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है कंजेनिटल ड्रग्स की वजह से, अल्कोहल वगैरह है या कोई भी ड्रग है, तो उसकी वजह से कंजेनिटल एनॉमलीज हो सकती हैं, पैदाइशी तौर पर बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद अनस्टेराइल इंजेक्शन, स्पेशली हेपेटाइटिस एंड HIV। तो इन्फेक्शन हो सकता है जी, वो किसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है जी, विद अनस्टेराइल इंजेक्शन, किसी ने इंजेक्शन साफ नहीं लगाया तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है, उसकी वजह से HIV हो सकता है। HIV का बता दी उसने, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, प्रीमेच्योर डिलीवरी। तो ये सब चीज़ें उन्होंने हमें बता दी हैं कि बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको पैदाइशी कोई मसला हो सकता है, और अगर कोई गंदा टीका लग गया है, इंजेक्शन लग गया है, तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस और HIV हो सकता है। और फिर मेल न्यूट्रिशन की बात की है कि कोई ड्रग्स ले रही है तो उसकी न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर असर नहीं करती, खुराक असर नहीं करती, फिर मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, और प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है, वो बच्चा जल्दी क्या कह सकते हैं डिलीवर हो सकता है, अपने टाइम से ज़्यादा पहले जल्दी डिलीवर हो सकता है। तो ये चीज़ें हमने याद करनी है। उसके बाद आ जाती है क्रोनिक हाइपरटेंशन। अगर किसी को क्रोनिक हाइपरटेंशन थी, पुरानी हाइपरटेंशन है, तो ब्लड प्रेशर ऑफ 140/90, वैसे नॉर्मल कितना होता है 120/80 होता है, अगर वो 140/90 हो गया, 140/90 है, मिलीमीटर ऑफ द मर्करी है, या इससे ज़्यादा, तो इट डेवलप्स विद प्री एक्लेम्सिया। तो इससे क्या हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है। प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन ही होती है ना, तो उसको प्री एक्लेम्सिया हो सकता है जी। अब्रप्टो प्लेसेंटा हो सकता है, अब्रप्टियो प्लेसेंटा में ये हो सकता है, उसकी प्लेसेंटा एब्रप्शन हो सकती है, उसको हाइपरटेंशन का मसला है तो प्री एक्लेम्सिया हो गया। हाइपरटेंशन की वजह से अब्रप्टो प्लेसेंटा, प्रीनल लॉस हो सकता है जी, टेंशन की वजह से ज़्यादा मेटरनल
मॉर्टेलिटी हो सकती है, माँ की डेथ हो सकती है, मॉर्टेलिटी डेथ को ही कहते हैं। फिर उसको हार्ट का मसला कुछ हो सकता है। फिर हाइपरटेंशन की वजह से यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी आ सकती है, जो यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी है वो हो सकती है। और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है, उसको सीवीए स्ट्रोक हो सकता है अगर इतनी ज़्यादा हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा रह रहा है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहने की वजह से प्री एक्लेम्सिया, अब्रप्टो प्लेसेंटा डैमेज हो सकता है, पेरिनियल लॉस हो सकता है हाइपरटेंशन की वजह से। मैटरनल मॉर्टेलिटी हो सकती है जी, एम फॉर मैटरनल मॉर्टेलिटी, एम फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन दिल का मसला हो सकता है जी। और फिर जो यूट्रो प्लेसेंटल की इंसफिशेंसी है, जो यूट्रस है और जो प्लेसेंटा है उनकी इंसफिशेंसी हो सकती है, और सीवी हो सकता है जी, स्ट्रोक जिसको कहते हैं। फिर अगर किसी को दिल का मसला है तो इट हैज़ बोथ मैटरनल एंड फीटल इम्प्लीकेशंस। तो अगर किसी को दिल का, माँ को दिल का मसला है अगर, तो फिर बच्चे और माँ दोनों पे इसका असर पड़ता है। इज़नमेंजर्स सिंड्रोम, ये भी कोई कंजेनिटल हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ही है, ठीक है। कि फीटल इम्प्लिकेशंस में आई थिंक से बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, कि उसको दिल का मसला हो सकता है, प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। मार्फा सिंड्रोम भी एक ऐसी डिजीज़ है जो कि हार्ट को ही अफेक्ट कर रही है, और भी आर्गन्स को, किडनी वगैरह, आइज़ वगैरह और भी चीज़ों को अफेक्ट कर रही है, लेकिन हार्ट को भी अफेक्ट कर रही होती है। मिट्रल स्टेनोसिस, तो ये मिट्रल वाल्व हमने पढ़ा था, वाल्व होता है, ठीक है। तो मिट्रल वाल्व की स्टेनोसिस हो जाना, नैरोइंग हो जाना, तो हमने क्या देखा है कि अगर फीमेल को कार्डियक डिजीज़ है तो इससे मैटरनल और फीटल इम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अब उन्होंने हमें मिसाल दे दी क्या क्या इम्प्लिकेशन आ सकती है। इज़नमेंजर सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, बच्चे को। प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, उसके जो लंग्स के अंदर हाइपरटेंशन है वो हो सकती है। मार्फन सिंड्रोम हो सकता है, और मेट्रल स्टेनोसिस, ये 4 चीज़ें हमने देख ली। फिर फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर डिपेंडेंट ऑन द एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर उसने बता दिया है कि जो बच्चा होता है उसकी जो ग्रोथ होती है और जो डेवलपमेंट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बच्चे को वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है, ठीक है, उसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है, उसकी ग्रोथ तभी होती है। दिस इज़ लिमिटेड इट काज कार्डियक लियंस, अगर उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही नहीं मिल रहा, साफ खून ही नहीं मिल रहा, तो फिर कार्डियक लियंस आ सकते हैं उसको। देन द फीटस इज एट द रिस्क फॉर द एबनॉर्मल डेवलपमेंट इन इवन दैट। और फिर क्या हो सकता है जी, जो फीटस होती है जी वो रिस्क पे हो सकती है जी एबनॉर्मल डेवलपमेंट। तो फिर उसकी डेवलपमेंट ठीक नहीं होगी बच्चे की, क्योंकि उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही नहीं मिल रहा, उसके दिल का मसला हो गया, ठीक है, और उसकी डेवलपमेंट ठीक नहीं होगी और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये माँ को प्रॉब्लम होना है, बच्चे के अंदर भी प्रॉब्लम काज कर रहा है, उसको ऑक्सीजन साफ चाहिए थी, ब्लड चाहिए था, और उसके लियंस हो गए हैं और उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर पल्मोनरी डिजीज़ है मदर को, तो मैटरनल रिस्पिरेटरी फंक्शन एंड गैस एक्सचेंजर अफेक्टेड। तो इससे क्या हो सकता है जी, मैटरनल रिस्पिरेटरी फंक्शन ख़राब हो सकता है, और गैसियस एक्सचेंज, जो ऑक्सीजन अंदर लेकर जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेकर आ रहे हैं, वो अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। फिर अगर लंग्स प्रॉब्लम है तो गैस एक्सचेंज इफेक्ट हो सकता है। रीनल डिजीज़ के बारे में बता दिए, किडनी प्रॉब्लम के बारे में बता दिए कि रीनल डिजीज़ में अगर बिकॉज इन द नॉर्मल प्रेगनेंसी द रीनल सिस्टम अंडरगोज सर्टेन फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल चेंजेस। तो जो नॉर्मल भी प्रेगनेंसी होती है ना, उसके अंदर भी किडनी के अंदर चेंजेस आती हैं। उसने कहा है कि क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर भी क्या हो रहा होता है कि कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती है, कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस आ रही होती हैं, कुछ फंक्शनल चेंजेस आती हैं, ठीक है। मतलब उसके फंक्शन में चेंज आ रही है, किडनी का थोड़ी सी एनाटमी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, किडनी मिसाल है, क्योंकि उसने फिल्ट्रेशन ज़्यादा करनी है, तो उसके फंक्शन में, उसके एनाटमी में थोड़ा सा चेंज आ रहा होता है। दैट में स्ट्रेस द रीनल सिस्टम, जिसकी वजह से रीनल सिस्टम पर स्ट्रेस भी पड़ सकता है, और इसकी कंटिन्यूस असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। फिर अगर फीमेल को डायबिटीज़ है तो इट काज मैटरनल मॉर्टेलिटी, इससे मैटरनल मॉर्टेलिटी भी हो सकती है, ठीक है। फीटल मॉर्टेलिटी हो सकती है, तो उसने वही हमें बता दिया है कि मैटरनल मॉर्टेलिटी हो सकती है कि माँ की जान को खतरा हो सकता है, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है डायबिटीज़ की वजह से, ठीक है। कुछ पैदाइशी बीमारियाँ हो सकती हैं, क्रोनिक हाइपरटेंशन का मसला आ सकता है, प्री एक्लेम्सिया आ सकता है। फिर मैटरनल एडीमा, मैटरनल पायलोनेफ्राइटिस। नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी का नेफ्रॉन होता है, उसका यूनिट होती है फंक्शनल यूनिट, तो नेफ्रॉन के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, किडनी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। फिर इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ भी हो सकती है, न्यू नेटल मॉर्टेलिटी हो सकती है, नया बच्चा नया नया पैदा हुआ अभी तो उसकी डेथ हो सकती है, न्यू नेटल मॉर्बिडिटी, उसको बीमारी कोई हो सकती है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इतनी ज़्यादा बीमारियाँ उन्होंने लिंक कर दी हैं, एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए हमें याद करनी पड़ेगी। वैसे हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, मैक्रोसोमिया हो जाता है, मतलब साइज़ बहुत इनलार्ज होता है बच्चे का, बच्चा हैवी भी और बहुत बड़ा पैदा होता है, ठीक है, उसका वेट भी ज़्यादा ही होता है, तो ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो
हो सकता है जी, हाइपो, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें बता दी। हम इसको फिर से देख लेते हैं कि इससे माँ की डेथ हो सकती है, बच्चे की हो सकती है, पैदाइशी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्रोनिक हाइपरटेंशन आ सकती है, प्री एक्लेम्सिया आ सकती है, माँ को एडीमा हो सकता है, माँ को पायलोनेफ्राइटिस हो सकता है, और जो इंट्रायूट्राइन फीटल होती है उसकी डेथ हो सकती है, फिर न्यू नेटल मॉर्टेलिटी हो सकती है, फिर न्यू नेटल मॉर्बिडिटी हो सकती है, फिर सांस का भी मसला हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, बच्चा बड़ा पैदा हो सकता है, मैक्रोसोमिया उसको हो सकता है, और फिर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है कि उसकी शुगर कम भी हो सकती है, क्योंकि डायबिटीज़ है तो कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा। तो हाइपर बिलिरूबिनेमिया, तो बिलिरूबिन जो है उसकी उसके अंदर भी चेंजेस आ रही हैं कि वो ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है। और फिर हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, उसको कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो हाइपोकैल्सीमिया अगर कोई एमसीक्यू वगैरह आता है तो अपने याद रखना वो डायबिटीज़ के केस में हो रहा है। फिर हम थायराइड डिजीज़ वगैरह भी पढ़ते हैं। हाँ जी, हम थायराइड डिजीज़ पे पहुंचे थे कि अनट्रीटेड हाइपोथायराइडिज्म में प्रोफाउंडली अल्टर द प्रेगनेंसी आउटकम। अगर हाइपोथायराइडिज्म को या फिर हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट ना किया जाए तो उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी के आउटकम में थोड़ा फ़र्क आ रहा होता है। जो ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पोजेज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान इसका इलाज कर दो, इसकी मेडिसिन खाना शुरू कर दो, तो ये बहुत खतरनाक बात है। सिंस द fetal thyroid responds to the same pharmaceutical agents as closes the maternal thyroid, तो वो फीटल का जो थायराइड ग्लैंड होता है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है उन दवाइयों को, जिस तरह का मेटर्नल थायराइड अगर रिस्पॉन्ड करे तो बच्चे का भी करना शुरू कर देता है। ये एक खतरनाक बात उन्होंने हमें बताई है। फिर रियोमेटाइड डिजीज़ आ जाती है, मैनी रियोमेटिक डिजीज़, जो से भी रियोमेटिक डिजीज़ हैं, चाहे रियोमेटाइड अर्थराइटिस या रियोमेटिक फीवर है या जो भी रियोमेटिक डिजीज़ हैं, वो और कॉमन होती हैं वुमेन के अंदर आफ्टर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर्स, ऑफन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर्स के अंदर ये डिजीज़ कॉमन होती हैं। देयर इज़ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ अबॉर्शन, जिसकी वजह से अबॉर्शन होने का खतरा होता है जी, प्री मेच्योर लेबर का, और इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ। ये 3 चीज़ें उसने हमें बता दी हैं कि अबॉर्शन का खतरा होता है कि रिमेटिक डिजीज़ की वजह से कि उसका अबॉर्शन ना हो जाए, या फिर ख़ज़ाना खास्ता प्री मैच्योर लेबर होने का खतरा होता है। ठीक है कि मतलब अपने टाइम से पहले ही बर्थ हो जाना बच्चे की, और फिर इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, यहाँ पे यूट्रस के अंदर ही फीटल्स की डेथ होने का खतरा होता है। और फार्मास्यूटिकल एजेंट्स यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में अफेक्ट द फीटस एडवर्सली, जितने भी जो दवाइयाँ वगैरह यूज़ होती हैं इस डिजीज़ की, वो फिर फीटस को भी अफेक्ट कर रही होती हैं अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो। फिर आ जाता है हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, अनीमिया, सेकेंडरी टू द आयरन एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। अगर हेमाटोलॉजिक का मतलब ये होता है कि ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, हीम होता है ना ब्लड, तो वो कौन से डिसऑर्डर्स हैं। अगर अनीमिया हो गया किसी को आयरन की कमी की वजह से, फोलिक एसिड की कमी की वजह से, डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड कोआगुलेशन एंड प्लेटलेट्स, यानी खून के जो जमने के अंदर डिसऑर्डर आ रहा है, प्लेटलेट्स जो कोई डिसऑर्डर आ रहा है, तो अफेक्ट द एंटी पार्टम मैनेजमेंट, इंट्रा पार्टम डिलीवरी एंड पोस्ट पार्टम मैनेजमेंट। तो एंटी पार्टम का मतलब होता है जी बिफोर बर्थ। तो वो अगर उसको कोई, पहले तो हमने बात की कि आयरन और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हो गया। फिर हमने कहा कि ब्लड कोआगुलेशन और प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम है, तो ब्लड कोआगुलेशन और प्लेटलेट्स की जो प्रॉब्लम होगी वो किस चीज़ को अफेक्ट करेगी, एंटीपार्टम मैनेजमेंट को, कि अभी पैदा नहीं हुआ बच्चा उससे पहले ही उसको अफेक्ट कर रही है। फिर इंट्रापार्टम मतलब बिफोर ड्यूरिंग डिलीवरी हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम, या पोस्ट डिलीवरी के बाद, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ एंड बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ हेमरेज, क्योंकि उधर हेमरेज का खतरा होता है। फिर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द माउथ, इन्होंने माउथ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे मदर होना चाहिए था, आई थिंक सो इट्स मदर। फिर अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है मदर का, मस्ट बी इवेलुएटेड प्रायर टू द प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी से पहले ही देख लेना चाहिए कि कोई इसको जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं, पहले चेकअप करवाना चाहिए। इट में थ्रेटन टू हेल्थ हेल्थ, क्योंकि ये उसकी हेल्थ के लिए अफेक्ट हो सकता है। फिर आ जाता है कंजंग्विनिटी, और मैम ने पढ़ाते हुए कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है कि कंजंग्विनिटी क्या होती है। तो मैरिज बिटवीन द क्लोज रिलेशंस रिजल्ट इन अ लार्ज पूल ऑफ आइडेंटिकल जीन्स, अगर किसी की क्लोज रिलेशन यानी कज़न मैरिज हो गई है तो रिजल्ट इन अ लार्ज पूल ऑफ आइडेंटिकल जीन, तो सारी सेम जीन्स इकट्ठी हो जाती हैं, देयर बाय इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ शेयरिंग सिमिलर म्यूटेंट जीन्स। और फिर क्या होना शुरू हो जाता है कि जी पॉसिबिलिटी होती है कि वो शेयर कर लें म्यूटेंट जीन्स को, ख़राब जीन्स को, या जो से भी जीन्स है म्यूटेंट जीन्स है उनको शेयर करने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इस वजह से क्या हो सकता है, पहले तो हमने बात की कि क्लोज रिलेशनशिप में शादी हुई तो लार्ज पूल ऑफ आइडेंटिकल जीन्स आ जाती हैं, सेम जीन्स आ जाती हैं, और फिर म्यूटेंट जीन्स की शेयरिंग का पॉसिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से एन इंक्रीज रिस्क ऑफ मिस कैरेज, अगर कज़न मैरिज है तो वहाँ पर मिस कैरेज का खतरा होता है कि, और यहाँ पर इंक्रीज रिस्क ऑफ रेयर रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर इन ऑफस्प्रिंग, रेयर बहुत ही रेयर जो रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है
रिसेसिव वाला, ठीक है, उसका उसका होने का खतरा होता है। सो जेनेटिक काउंसलिंग शुड बी अंडरटेकन टू एज सर्टन रिस्क। तो जेनेटिक काउंसलिंग करनी चाहिए। जेनेटिक काउंसलिंग मतलब देखना चाहिए कि कोई मसला तो नहीं, तो एज सडन रिस्क, कहीं कहीं रिस्क तो नहीं है। कैरियर टेस्टिंग, क्या इसने कोई किसी बीमारी का कैरियर तो नहीं है, क्योंकि शुरू से ही पता हो तो बंदा उसका कुछ इलाज वगैरह कर ले। एंड अर्ली प्री नेटल डायग्नोसिस, बच्चे के पैदाइश से पहले ही डायग्नोसिस कर लेना चाहिए। इफ़ पॉसिबल बाय द क्रॉनिक विलाई सैम्पलिंग, या तो क्रॉनिक विलाई सैम्पलिंग कोई टेस्ट है वो करा लिया जाए, या एमनियोसेंटेसिस जो एमनियोटिक फ्लूइड निकाल कर टेस्ट किया जाता है वो करा लिया जाए। सच टेस्टिंग कैन लीड टू द वाइड रिप्रोडक्शन प्लानिंग और रिलीफ ऑफ एनजाइटी इन हाई रिस्क कपल्स। तो ये टेस्टिंग वगैरह से क्या हो जाता है जी, एक वाइज अक्लमंदाना रिप्रोडक्शन प्लानिंग हो जाती है। और जो हाई रिस्क कपल होते हैं, हाई रिस्क का मतलब यही है कि जिनको खतरा है किसी बीमारी का, यानी जो कज़न मैरिजेज होते हैं, जो कपल होते हैं उनको, जो हाई रिस्क कपल है उनके अंदर एनजाइटी थोड़ी कम हो जाती है अगर आपने पहले ही टेस्टिंग करा ली हो, क्रॉनिक विलाई सैम्पलिंग कर ली हो या एमनियोसेंटेसिस कर ली हो, ठीक है। तो इससे पहले उनको भी खतरा थोड़ा कम हो जाता है। पल्मोनरी डिजीज़ हो जाती है, और ये बस हमारी थोड़ा ही रह गया। पल्मोनरी डिजीज़ अगर किसी को है तो इट इज़ अनकॉमन, सॉरी, पिचिट्री डिसऑर्डर। पिचिट्री डिसऑर्डर इज़ अनकॉमन बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंसेप्शन। उसने कहा है पिचिट्री डिसऑर्डर इतना खास नहीं होता, क्योंकि पिचिट्री ग्लैंड और ये सब चीज़ें कंसेप्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये ठीक होगा तभी तो वो कंसीव करेगा, तो इसलिए पिचिट्री डिसऑर्डर ज़रा अनकॉमन ही है। फिर लिवर डिजीज़ क्या होती है जी, लिवर अंडरगोज ड्रास्टिक चेंजेस, एंड इफ़ अ प्रेग्नेंट वुमन हैज़ अ लिवर डिजीज़ इट अफेक्ट्स फीटस बाय काजिंग वायरल हेपेटाइटिस। तो उसने वही बताया जा रहा है कि जो लिवर डिजीज़ होती है वो ड्रास्टिक चेंजेस कर रही होती है, और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर रही होती है लिवर डिजीज़ ना। और अगर जो प्रेग्नेंट वुमन है अगर उसको कोई लिवर डिजीज़ है तो इससे बच्चे पर असर पड़ता है, और उसको वायरल हेपेटाइटिस भी हो सकता है। फिर वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसे ही लगता है, जो कि क्लॉट बन जाते हैं ना वेन्स के अंदर, सेम वैसे ही वेन्स के अंदर कोई थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एम्बोलिक तो नहीं है, क्लॉट तो नहीं है। तो जो प्रेग्नेंट पोस्ट पार्टम वुमन होती हैं जी, प्रेगनेंसी के बच्चे की पैदाइश के बाद, ठीक है, पोस्ट पार्टम जो वुमेन होती है उनका ज़्यादा रिस्क होता है कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, और ये उनकी लाइफ थ्रेटनिंग होती है। इसलिए उनको चाहिए कि वो एंकल पम्प्स वगैरह करते रहें, या जो भी है उनका खतरा होता है ज़्यादा, ये हाई रिस्क पे होती हैं ये क्लॉट्स बनने के। और फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में हम देख लेते हैं, और फिर फैमिली हिस्ट्री हमारी रह जाएगी। इन्फेक्शियस डिजीज़, कुछ इन्फेक्शन काजिंग एजेंट के नाम लिखे हुए। इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती है जी, जैसे कि रुबेला, ठीक है, रुबेला होना, साइफाइलिस होना, या गनोरिया मोस्ट रेगुलरली स्क्रीन्ड। किसी को रुबेला तो नहीं, साइफाइलिस प्रॉब्लम तो नहीं, गनोरिया तो नहीं, ये तीन उन्होंने हमें बीमारियों के नाम बताए हैं जी, रुबेला, साइफाइलिस एंड गनोरिया। मोस्ट रेगुलरली स्क्रीन, इनकी स्क्रीनिंग की ज़रूरत होती है बिकॉज वायरल पैरासाइटिक इन्फेक्शन एजेंट्स आर कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग द प्लेसेंटा, क्योंकि जो वायरस एजेंट्स होते हैं, वायरल एजेंट्स होते हैं, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं और प्रोड्यूस करते हैं सीरियस प्रॉब्लम फॉर द fetus एंड द न्यू बॉर्न के लिए प्रॉब्लम्स काज कर रहे होते हैं। तो ये हमने तो रुबेला, साइफाइलिस और गोनोरिया देखा, और नीचे आप कुछ वायरसेस के नाम है। सम वायरस विच काज मॉर्टेलिटी, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, वो साइटोमेगालो वायरस है, खतरनाक है। हब्स सिम्प्लेक्स वायरस हो सकता है जी, हेपेटाइटिस बी, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, प्रो वायरस और HIV। उन्होंने 6 के नाम लिखे हुए हैं। साइटोमेगालो वायरस का नाम लिखा हुआ है कि साइटोमेगालो वायरस का खतरनाक होता है। हब्स सिम्प्लेक्स वायरस खतरनाक होता है। हेपेटाइटिस बी खतरनाक है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस खतरनाक है। प्रो वायरस और HIV, इन सब का नाम याद होने चाहिए। ये सब चीज़ें मॉर्टेलिटी काज कर सकती है। और सबसे एंड पे आ जाता है हमारे पास फैमिली हिस्ट्री के। फैमिली में कोई हिस्ट्री तो नहीं थी बीमारी की। मैटरनल हाइपरटेंशन, माँ को तो नहीं हाइपरटेंशन रहती। मल्टीपल बर्थ्स तो नहीं है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज तो नहीं है, यहाँ तो वो बहुत ज़्यादा पैदाइश बच्चों को जन्म दे चुकी है। यहाँ फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी में एक दो बच्चे क्या है, ठीक है, कंसीव हुई हुई हैं। तो यही है कि मैटरनल हाइपरटेंशन तो नहीं है, मल्टीपल बर्थ तो नहीं है। फिर डायबिटीज़, उसको डायबिटीज़ तो नहीं थी। हीमोग्लोबिनोपैथी, फैमिली में किसी को माँ या बाप में से या क्लोज रिलेशन में हीमोग्लोबिन की कोई पैथोलॉजी तो नहीं थी। यूट्रस के अंदर किसी का फाइब्राइड्स तो नहीं है। एक्लेम्सिया की प्रॉब्लम तो नहीं। मैटरनल या पैटर्नल मेंटल रिटार्डेशन, माँ को या बाप में से किसी को मेंटल रिटार्डेशन तो नहीं है, दिमागी मसला तो नहीं है। फिर कंजाइंटल अनोमली तो नहीं है, पैदाइशी तौर पर किसी को कोई अनोमलीज़ हो। कंजाइंटल हेयरिंग लॉस तो नहीं है, किसी का एलर्जीज़ और मेडिकेशन। तो हमने क्या देखा, हाइपरटेंशन देखा, मल्टीपल बर्थ देखी, डायबिटीज़ का मसला तो नहीं है, हीमोग्लोबिनोपैथी तो नहीं है, यूट्रस के अंदर फाइब्राइड्स तो नहीं है, क्लैम्सिया तो नहीं है, माँ या बाप में से मेंटल रिटार्डेशन, ये सब आ जाती है। कंजाइंटल अनोमलीज़, कंजाइंटल हेयरिंग लॉस, एलर्जीज़ और मेडिकेशन। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमने कुछ रिस्क वगैरह देखे हैं, आई थिंक सो 19।
रिस्क देखे हैं, पहले 4 तो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किए थे। बाकी हमने दिल की बीमारी हमने देखी है, किडनी की प्रॉब्लम देखी है, लंग्स प्रॉब्लम देखी है, थायराइड प्रॉब्लम देखी है, एडिक्शन वगैरह देखी है, ठीक है ना, हाइपरटेंशन, दिल की, लंग्स की, किडनी की, शुगर देखी है, गले का मसला, रिमेटिक डिजीज़ देखी हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स देखे हैं, जीन्स की प्रॉब्लम देखी है, जेनेटिक डिसऑर्डर देखे हैं, पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स देखे हैं, लिवर डिजीज़ देखी है, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म देखा है, इन्फेक्शंस, रूबेला, सिफिलिस एंड गोनोरिया देखा है हमने, और फैमिली हिस्ट्री देखी है। चलो ठीक है, थैंक यू एंड कीप मी इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।